नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्री कृष्णा गोपाल एक बार फिर मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज एक बार फिर हम जीएसटी के डिस्कशन के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। दोस्तों, हालांकि ये डिस्कशन जीटीए से रिलेटेड है, जो कि जीएसटी के गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से डील करता है। हालांकि दोस्तों, इसका हमने पिछली क्लास में एक बेसिक बैकग्राउंड डिस्कस किया था, ताकि आपको पता चल सके कि 18 जुलाई 2022 को जो जीटीए में अमेंडमेंट लाया गया है वो किस रीज़न के कारण लाया गया है, और इस अमेंडमेंट के नहीं लाने के कारण कैसे बिजनेस इम्पेक्ट हो रहा था। तो इसी के कारण 18 जुलाई 2022 को इसमें अमेंडमेंट लाया गया। दोस्तों, मैं सबसे पहले उसको थोड़ा सा रिकेप करता हूँ, ताकि आपके दिमाग में उस चीज़ का वापस स्टोरेज से वो बाहर आ सके और आपको याद आ सके। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में ये डिस्कशन किया था कि जीटीए के लिए 18 जुलाई 2022 में 2 टैक्स के स्ट्रक्चर दे दिए गए हैं, यानी कि उनके लिए ऑप्शन दे दिया गया है। अगर कोई भी जीटीए ये डिक्लेरेशन करके देता है कि नहीं, हम फॉरवर्ड चार्ज के अंतर्गत अपना टैक्स पेमेंट करेंगे, तो उस जीटीए को डिक्लेरेशन देना पड़ता है, और वह डिक्लेरेशन 15 मार्च से पहले देना पड़ता है। और जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो करना चाहता है, इस फैसिलिटी को अवेल करना चाहता है, उसके हिसाब से उसको देना पड़ता है। दोस्तों, हमने डिस्कस किया था कि अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहता है तो उसके लिए उसको रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। अगर वह रजिस्टर्ड नहीं है तो वो फॉरवर्ड चार्ज के अंतर्गत डिक्लेरेशन नहीं दे सकता है। मतलब कि वो ये नहीं बोल सकता है कि मैं फॉरवर्ड चार्ज के अंतर्गत टैक्स है वो कलेक्ट करूँगा और गवर्नमेंट को जमा कराऊँगा। दोस्तों, इसमें हमने डिस्कस किया था कि 2 स्ट्रक्चर हैं। जैसे पहला स्ट्रक्चर जैसा हमने डिस्कस किया है, वो डिक्लेरेशन देगा कि वो फॉरवर्ड चार्ज में देना चाहता है, और उसके अंतर्गत उसको 2 टैक्स स्ट्रक्चर होंगे, 5% और 12%। 5% के अंतर्गत वो विदाउट आईटीसी फॉरवर्ड चार्ज के अंतर्गत टैक्स देगा, और 12% में वो अपना आईटीसी क्लेम करते हुए फॉरवर्ड चार्ज में पेमेंट करेगा। दोस्तों, यहाँ पे जीटीए पे डिपेंड करता है कि वो अपने कंसाइनमेंट के हिसाब से ईच कंसाइनमेंट को देखते हुए 5% या 12% का रेट है वो चार्ज कर सकता है। दोस्तों, इसमें दूसरा एक जो स्ट्रक्चर है वो 5% विदाउट आईटीसी है। इसके अंतर्गत जीटीए किसी भी प्रकार का डिक्लेरेशन नहीं देता है, और वो 5% विदाउट आईटीसी के अंतर्गत आता है, और उस केस में उसके लिए स्पेसिफाइड रिसिपिएंट के सर्विस देने पे उस केस में स्पेसिफाइड जो रिसिपिएंट है वो जीटीए का अपनी ओर से पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि जीटीए के अंतर्गत 2 स्ट्रक्चर है। मैं स्ट्रक्चर इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आपको याद आ सके कि पहले में वो खुद डिक्लेरेशन देता है, उस केस में भी 5% टैक्स है विदाउट आईटीसी, 12% है विद आईटीसी, और दूसरे में वो किसी भी प्रकार का डिक्लेरेशन नहीं देता है, और वो 5% विदाउट आईटीसी वाले ऑप्शन को ऑटोमेटिकली चूज कर लेता है, क्योंकि उसको चूज तो करना नहीं पड़ता, वो डिक्लेरेशन नहीं देता है तो वो ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है। अब दोस्तों, आरसीएम के अंतर्गत बहुत अच्छी प्रोविजनिंग है, वो आरसीएम से स्टार्ट होती है। दोस्तों, जीटीए को आरसीएम से बताना इसलिए आवश्यक है कि वहाँ इसके जो पॉइंट है वहीं से अराइज होते हैं, ताकि हमें अच्छे से वहाँ से कंसेप्ट क्लैरिटी हो पाए। उसके बाद वो एग्जाम्ट में आएगा नहीं आएगा वो आगे की सिचुएशन होती है। तो दोस्तों, आरसीएम में बताया गया है कि अगर कोई भी जीटीए, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी जीटीए स्पेसिफाइड पर्सन को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस देता है, तो उस स्पेसिफाइड पर्सन को ही जीटीए आरसीएम के अंतर्गत पे करना पड़ेगा। अब वो स्पेसिफाइड पर्सन है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। इस जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन में प्योर टैक्स डिडक्टर को शामिल नहीं किया गया है, मतलब वो आरसीएम की कैटेगरी से बाहर है, मतलब उनको नहीं देना है। तो उनको नहीं देना है, इसका मतलब उनको फॉरवर्ड चार्ज में देना है। दूसरा है अनरजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन जो कि स्पेसिफाइड है उनको आरसीएम में देना ही पड़ेगा, जैसे कि कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई पार्टनरशिप फॉर्म,
कोई फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत जो फैक्ट्री आती है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इस अंतर्गत आने वाले स्पेसिफाइड पर्सन को आरसीएम के अंतर्गत पेमेंट देना पड़ेगा। दोस्तों, मैं इसमें से आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि एग्ज़ाम से बहुत अच्छा रिलेवेंट है और प्रैक्टिकल से भी बहुत अच्छा रिलेवेंट है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आरसीएम में कोई भी जीटीए अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस देता है तो स्पेसिफाइड पर्सन है वो आरसीएम के अंतर्गत देंगे, और हमने स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में डिस्कस जैसे कि किया है आपके सामने। अब दोस्तों, जैसे कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में क्या इस जीटीए को आरसीएम में देना पड़ेगा? तो जी नहीं, इस केस में जीटीए को एफसीएम के अंतर्गत, यानी उस जीटीए को खुद ही टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। अब दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है, प्रोविजियो के द्वारा ये बताया गया है कि अगर कोई भी जीटीए अगर फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लेता है, मतलब कि वो डिक्लेरेशन देता है कि हम फॉरवर्ड चार्ज में ही जाएंगे, तो इस केस में आरसीएम का कोई प्रोविजन आता ही नहीं है। तो इस केस में हमें कोई भी स्पेसिफाइड कैटेगरी, कोई भी अनरजिस्टर्ड कैटेगरी, ऐसे हमें कोई प्रकार की कैटेगरी देखनी नहीं है। तो उसमें हमें सीधा हमारा जो फॉरवर्ड चार्ज में जो टैक्स हमने ले रखी है ईच कंसाइनमेंट के हिसाब से, वो हमें चार्ज करनी है। तो दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमें याद रखना है कि अगर कोई भी जीटीए जो 5% कैटेगरी विदाउट आईटीसी और जो डिक्लेरेशन नहीं देता है, उस केस में हमें अपने दिमाग को ठीक ढंग से एक्टिव रखना है ताकि हम एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करें और प्रैक्टिकल लाइफ में भी किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं करें। इसमें हमें ये देखना है कि 5% विदाउट आईटीसी है और वो डिक्लेरेशन नहीं दिया है तो वो ऑटोमेटिक ही आरसीएम की कैटेगरी में आ गया है, और स्पेसिफाइड पर्सन को अगर वो सर्विस दे रहा है तो उस केस में जीटीए के द्वारा दी गई सर्विस पे वो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट अपनी ओर से जीटीए पे जीएसटी जमा कराएंगे। अब दोस्तों, हम थोड़ा सा इसको वापस एक कंक्लूजन के बेस पे लेते हुए आगे ले जाते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने डिस्कस किया कि मान लीजिए एक जीटीए है, वो 5% विदाउट आईटीसी वाला ऑप्शन ले रखा है, मतलब कि उसने किसी भी प्रकार का डिक्लेरेशन नहीं दिया है कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में जाऊंगा, और वो किसी प्योर टैक्स डिडक्टर को अपनी सर्विस देता है, तो इस केस में क्या आरसीएम आएगा? जी नहीं आएगा। इस केस में फॉरवर्ड चार्ज के अंतर्गत देना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं इसमें अब एग्जेम्पशन वाला पॉइंट लेके आता हूँ क्योंकि आपको इसके साथ ही याद हो जाएगा। एग्जेम्पशन वाले पॉइंट में एंट्री 21B में बताया गया है कि कोई भी जीटीए अगर प्योर टैक्स डिडक्टर, यानी कि जिसने केवल टैक्स टीडीएस काटने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है जीएसटी का और आगे किसी भी प्रकार का फर्दर टैक्सेबल सप्लाई नहीं करता है, तो उस केस में उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब अगर कोई भी जीटीए प्योर टैक्स डिडक्टर को दे रहा है तो वो क्योंकि स्पेसिफाइड कैटेगरी से बाहर था, इसके कारण वो एफसीएम में आया, फिर वो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के द्वारा उसको बाहर किया गया, तो उस पर जीएसटी आएगा ही नहीं। इसी प्रकार दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा ही जीटीए जिसने 5% विदाउट आईटीसी वाला ले रखा है, यानी उसने किसी भी प्रकार का डिक्लेरेशन नहीं दिया है और वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है, तो इस केस में भी उस जीटीए पर एफसीएम के द्वारा लायबिलिटी आती है, लेकिन इसको भी 21A के एंट्री नंबर से हटाया गया है। उसमें बताया गया है अगर कोई भी जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी किसी भी प्रकार की सर्विस करता है, तो वो जीएसटी की टैक्स स्ट्रक्चर से बाहर है। मतलब जीटीए को उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेना है। जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, जीटीए के पास जाता हूँ और मेरा कोई हाउस होल्ड से रिलेटेड कोई सामान है वो मान लीजिए ले जाना है, तो इस केस में मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, तो वो जीटीए मेरे पे किसी भी प्रकार का टैक्स है वो नहीं लगाएगा। अब दोस्तों, वही जीटीए
जो कि 5% विदाउट आईटीसी वाला ऑप्शन ले रखा है और स्पेसिफाइड पर्सन को देता है, जैसे कि बॉडी कॉरपोरेट को, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कोई पार्टनरशिप फर्म को, कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को और जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन को। और इस जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन से वो प्योर टैक्स डिडक्टर को बाहर कर दिया गया है, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो इनको देता है। तो इस कैटेगरी के अंतर्गत जो सप्लाई ऑफ सर्विस दी जाती है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन के द्वारा ही जीटीए पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें इन चीज़ों से ये चीज़ें दिमाग में रखनी है कि जीटीए का सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ यही है कि इसमें दो स्ट्रक्चर के कारण है वो हम स्टूडेंट वो परेशान हो जाता है और वो ठीक से प्रोविज़न को सोल्व नहीं कर पाता है। अब यही दोस्तों जीटीए जो कि डिक्लेरेशन दे रखा है कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में जाऊंगा। अब दोस्तों याद रखिए फॉरवर्ड चार्ज में वही जीटीए जा सकता है जो कि रजिस्टर्ड हो, ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, वही डिक्लेरेशन के लिए जा सकता है। अब उस केस में आरसीएम की किसी भी प्रकार का कोई है ही नहीं, क्योंकि वो तो फॉरवर्ड चार्ज में ले रहा है। उसमें हमें स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड किसी भी प्रकार का नहीं देखना है। उसमें हमें सीधा एफसीएम के अंतर्गत वो जीटीए वो टैक्स इनवॉइस काटेगा और उसके हिसाब से कंसाइनमेंट के हिसाब से 5 या 12% है वो उस पर जीएसटी वो कलेक्ट करेगा। इसमें ही दोस्तों एंट्री को हमें याद रखना है जो कि एग्जाम्शन नोटिफिकेशन के द्वारा बाहर की गई है। तो आप सीधा हमेशा याद यही रखिए कि अगर कोई भी जीटीए प्योर टैक्स डिडक्टर को किसी भी प्रकार का सर्विस देता है तो वो एग्जाम एंट्री के 21B एंट्री से बाहर है। किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई भी जीटीए अगर सर्विस देता है तो वो 21B से बाहर है। इसी तरह दोस्तों अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन को भी अगर जीटीए जो कि 5% विदाउट आईटीसी है, जो कि डिक्लेरेशन नहीं दिया है, और ऐसे जीटीए जिन्होंने डिक्लेरेशन दे रखा है लेकिन वो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में सप्लाई करके सर्विस दे रहे हैं जो कि एंट्री नंबर 21 में है, तो उनको भी एग्जाम्शन के द्वारा बाहर कर दिया है। अब दोस्तों आपको एग्जाम्शन में जो एंट्री दी गई है, एंट्री नंबर 21, 21A, 21B, इनको भी अच्छे से इसके साथ इंटरलिंक करते हुए पढ़ना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरा द्वारा बताया गया प्रयास आपको समझ में आ रहा है। मैं प्रयास इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने इस कॉम्प्लेक्स चैप्टर को बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है ताकि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से मैं सहयोग कर पाऊँ। उम्मीद है दोस्तों मेरे द्वारा किए गए प्रयास आपको सही दिशा की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आप बहुत ही अच्छे ढंग से इसका रिप्लाई देंगे। दोस्तों मैं अगले वीडियो में इसके बारे में और थोड़ा सा कंक्लूजन से आपको बताना चाहूँगा। हो सकता है कि आप इसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो जाए। मैं उस मिसअंडरस्टैंडिंग को अगले वीडियो में और अच्छे ढंग से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।